नमस्कार। कभी सोचा है कि एक देश, एक राष्ट्र आखिर बनता कैसे है? मतलब उसकी जमीन कहां से कहां तक है और कौन है वो लोग जो उस देश के कहलाते हैं? ये किसी भी राष्ट्र के सबसे बुनियादी सवाल होते हैं। तो आज हम भारत के संविधान को खंगालेंगे, जो हमारे देश का ब्लूप्रिंट है, और इन्हीं दो जरूरी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। किसी भी राष्ट्र की कहानी को समझने के लिए दो सवालों से शुरुआत करनी पड़ती है। पहला, उसकी भौगोलिक पहचान क्या है, यानी उसका इलाका, उसका क्षेत्र कहां तक है। और दूसरा, उसकी मानवीय पहचान, मतलब उसके नागरिक कौन है। हमारा भारतीय संविधान इन्हीं दो मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, भारत क्या है और भारतीय कौन है? सुनने में ये आसान लग सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने इन पर बहुत गहराई से सोचा और इनके ठोस जवाब दिए हैं। चलिए संविधान के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि ये जवाब क्या है। तो पहला सवाल, भारत क्या है? इसका जवाब हमें मिलता है संविधान के पार्ट 1 में। ये हिस्सा भारत के नक्शे को, उसकी सीमाओं को, उसकी पूरी भौगोलिक पहचान को डिफाइन करता है। तो देखिए, आर्टिकल 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यहां यूनियन ऑफ स्टेट्स जो शब्द है ना, ये बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत कोई अग्रीमेंट या समझौता नहीं है अलग अलग राज्यों के बीच। नहीं, ये एक पूरी अखंड इकाई है। और इसका मतलब यह भी हुआ कि किसी भी राज्य के पास इस यूनियन से अलग होने का कोई अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो इस अखंड भारत का जो नक्शा है, उसे बदलने की, उसे फिर से बनाने की आखिरी शक्ति किसके पास है? जवाब एकदम साफ है, भारत की संसद के पास। और आर्टिकल 3 तो संसद को जबरदस्त पावर देता है। जरा सोचिए, हमारी संसद किसी भी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है, उसके एरिया को छोटा या बड़ा कर सकती है, और तो और उसका नाम तक बदल सकती है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इतने बड़े बड़े बदलाव करने के लिए किसी बहुत बड़े संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 4 के मुताबिक संसद ये सब कुछ एक सिंपल मेजॉरिटी, यानी साधारण बहुमत से कर सकती है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना लचीला बनाया गया था, ताकि वो वक्त की जरूरतों के हिसाब से ढल सके। ठीक है, तो देश की सीमाएं तो समझ आ गईं, पर अब सवाल ये है कि इन सीमाओं के अंदर रहने वाले लोग कौन हैं? यहीं से शुरू होता है संविधान का पार्ट 2, यानी नागरिकता या सिटीजनशिप का सिद्धांत। भारत में हमने ब्रिटिश मॉडल की तरह सिंगल सिटीजनशिप का सिद्धांत अपनाया है। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, कोई व्यक्ति चाहे तमिलनाडु में रहता हो या पंजाब में, वो सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक है, किसी एक राज्य का नहीं। हमारी पहचान एक है, भारतीय, और हमारी वफादारी भी सिर्फ भारत के प्रति है। इसे और अच्छे से समझने के लिए अमेरिका के मॉडल को देखते हैं। वहां डुअल सिटीजनशिप है, एक तो फेडरल यानी पूरे देश की, और दूसरी उस राज्य की जहां वो व्यक्ति रहता है। पर भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ये चीज देश की एकता को और भी ज्यादा मजबूत बनाती है। लेकिन सवाल ये है कि ये नागरिकता मिलेगी किसको? इसके नियम क्या हैं? संविधान की आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इन्हीं सवालों के जवाब देते हैं। और जानते हैं, ये नियम उस दौर की मुश्किलों को भी दिखाते हैं जब देश का बंटवारा हुआ था और लाखों लोग अपनी पहचान की तलाश में थे। बंटवारे के उस उथल-पुथल वाले दौर में ये तारीख 19 जुलाई 1948 एक लाइन की तरह बन गई। आर्टिकल 6 के हिसाब से जो लोग पाकिस्तान से इस तारीख से पहले भारत आ गए थे, उन्हें नागरिकता आसानी से मिल गई। लेकिन जो इसके बाद आए, उनके लिए एक परमिट सिस्टम बनाया गया। ये उस वक्त के असाधारण स्थिति से निपटने का एक तरीका था। संविधान ने नागरिकता के लगभग हर पहलू पर ध्यान दिया था। जैसा कि हम देख सकते हैं, अलग अलग आर्टिकल अलग अलग सिचुएशन को हैंडल करते हैं। जैसे आर्टिकल 6 और 7 पार्टीशन के वक्त हुए माइग्रेशन को देखते हैं। वहीं आर्टिकल 8 और 9 विदेश में रहने वाले भारतीयों और विदेशी नागरिकता लेने के नियम बताते हैं। मतलब एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क तैयार किया गया था। तो इसी से जुड़ा एक बहुत ही सीधा सवाल मन में आता है, जिसे आर्टिकल 9 एड्रेस करता है कि भाई क्या होता है जब कोई भारतीय अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। जवाब एकदम क्लियर है। आर्टिकल 9 के मुताबिक जैसे ही कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है, उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। ये सिंगल सिटीजनशिप के सिद्धांत को और भी पक्का करता है। तो हमने देश के क्षेत्र और नागरिकता दोनों को देख लिया। अब इन दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ने वाली एक कॉमन चीज है,
और वो क्या है? वो है संसद की सर्वोच्च शक्ति, यानी पार्लियामेंट की सुप्रीम पावर। और आर्टिकल 11 तो इस पर आखिरी मोहर लगा देता है। वो साफ साफ कहता है, नागरिकता से जुड़ा कोई भी कानून बनाने का अधिकार ना किसी राज्य के पास है, ना किसी और बॉडी के पास। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद के पास है। तो इस पावर का इस्तेमाल हुआ कैसे? देखिए, संविधान ने तो एक बुनियाद रख दी। फिर 1955 में संसद ने इस पर पहला डिटेल कानून बनाया, सिटीजनशिप एक्ट, और आज गृह मंत्रालय उन्हीं कानूनों को जमीन पर लागू करता है। ये एक बिल्कुल साफ और सिस्टमैटिक प्रोसेस है। तो कुल मिलाकर आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? सार ये है कि भारत की संसद के पास ही देश के नक्शे को और देश के नागरिक की परिभाषा को, इन दोनों को तय करने की आखिरी और एक्सक्लूसिव पावर है। यही हमारे संविधान के मूल ढांचे का एक अहम हिस्सा है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, किसी भी राष्ट्र की परिभाषा में ज्यादा बुनियादी क्या है? उसकी जमीन, उसका क्षेत्र, या फिर उसके नागरिक? इस पर सोचिएगा जरूर। हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान हमें कुछ मौलिक अधिकार देता है। ये अधिकार मतलब हमारी आज़ादी, हमारा सम्मान, सब कुछ इन्हीं पर टिका है। लेकिन एक सोचने वाला सवाल है, ये जो अधिकार हैं, ये हमें बचाते किससे हैं? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सवाल ये है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स, ये जो गारंटी हैं, ये किसके खिलाफ हैं? क्या ये सिर्फ सरकार के खिलाफ हैं, या पुलिस के, या फिर सोचिए किसी प्राइवेट कंपनी के खिलाफ भी इन अधिकारों का इस्तेमाल हो सकता है? ये सवाल जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है, और हमारे अधिकारों की पूरी समझ इसी पर टिकी है। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये राज्य या द स्टेट आखिर है क्या। फिर बात करेंगे समानता के अधिकार की और बोलने की आज़ादी की, जिस पर इतनी बहस होती है। और आखिर में देखेंगे कि आज के दौर में इन अधिकारों के सामने क्या नई चुनौतियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी सवाल से। आखिर कौन है वो जिसे हमारे अधिकारों की रक्षा करनी है? संविधान की भाषा में इसे कहते हैं राज्य या द स्टेट। तो हमारे संविधान का आर्टिकल 12 इसका जवाब देता है। ये बताता है कि स्टेट में कौन कौन आता है। देखिए, भारत सरकार और संसद ये तो हैं ही, हर राज्य की सरकार और विधानसभा ये भी हैं। जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत, ये सब भी स्टेट हैं। लेकिन इस लिस्ट के आखिर में एक फ्रेज है, अन्य प्राधिकरण, यानी अदर अथॉरिटीज़, और सारा खेल इसी का है। ये अदर अथॉरिटीज़ आखिर हैं क्या? शुरुआत में, मतलब आज़ादी के ठीक बाद, अदालतों का नज़रिया इस पर काफ़ी तंग था। जैसे 1954 में मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया। उन्होंने कहा कि अदर अथॉरिटीज़ का मतलब सिर्फ वो संस्थाएं हैं जो एकदम सरकार की तरह काम करती हैं। और इस नतीजे पर पहुंचने के लिए उन्होंने एक लीगल रूल का इस्तेमाल किया, जिसका नाम है एजिस्टम जेनरिस। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर मतलब बहुत सीधा है। चलिए इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक लिस्ट है, प्याज, टमाटर, आलू, बैगन। अब अगला नाम क्या होगा? जाहिर है कोई सब्जी ही होगी। क्यों? क्योंकि इन सब में एक कॉमन चीज है, ये सब सब्जियां हैं। इसी को कहते हैं एज्यूस्डम जेनेरिस रूल। अब दूसरी लिस्ट देखिए, प्याज, टमाटर, टेबल, हाथी। अब अगला क्या? कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कोई कॉमन कैटेगरी ही नहीं है। तो कोर्ट ने शुरू में यही कहा कि आर्टिकल 12 की लिस्ट में सरकार, संसद जैसे नाम हैं, तो अदर अथॉरिटीज भी उन्हीं के जैसे होने चाहिए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस सोच को पूरी तरह से बदल दिया। 1962 में कोर्ट ने कहा कि ये एज्यूस्डम जेनेरिस वाली बात यहां लागू नहीं होगी। फिर 1967 में एक और बड़ा कदम उठाया गया। कोर्ट ने कहा कि कोई भी संस्था जो किसी कानून के तहत बनी है, वो स्टेट मानी जा सकती है। और फिर आया असली गेम चेंजर। 1979 और 1981 के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया टेस्ट बनाया, जिसे कहते हैं एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटैलिटी टेस्ट। तो अब सवाल ये है कि कोई बॉडी सरकार की एजेंसी है, ये कैसे तय होता है? इसके लिए कोर्ट कुछ चीजें देखती है। पहला, क्या उसका ज्यादातर पैसा सरकार से आता है? दूसरा, क्या सरकार का उस पर बहुत गहरा कंट्रोल है? तीसरा, क्या वो ऐसा काम कर रही है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, जो आमतौर पर सरकारें करती हैं? और क्या उसे किसी तरह की मोनोपोली मिली हुई है? इन सब सवालों के जवाब से पता चलता है कि वो बॉडी स्टेट है या नहीं। अच्छा, अब कुछ असल दुनिया के उदाहरण देखते हैं तो बात और साफ होगी। जैसे ONGC,
LIC, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन सबको कोर्ट ने स्टेट माना है। क्यों? क्योंकि इन पर सरकार का गहरा कंट्रोल है, पैसा सरकार से आता है। वहीं दूसरी तरफ BCCI यानी क्रिकेट बोर्ड या NCERT को स्टेट नहीं माना गया। तो बात सिर्फ नाम की नहीं बल्कि असल में कंट्रोल और फंक्शन की है। इस पूरे हिस्से का निचोड़ ये है कि हमारे मौलिक अधिकार हमें सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि सरकार की तरह काम करने वाली बहुत सी संस्थाओं से भी बचाते हैं। तो अब ये तो साफ हो गया कि राज्य कौन है, पर सवाल ये है कि राज्य को किस नियम का पालन करना जरूरी है। सबसे बड़ा और पहला नियम है समानता का अधिकार। ये अधिकार हमें मिलते हैं आर्टिकल 14 से 18 में। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। आर्टिकल 15 धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी भेदभाव से रोकता है। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में बराबरी का मौका देता है। 17 छुआछूत जैसी प्रथा को खत्म करता है और 18 किसी भी तरह के पुराने टाइटल्स जैसे राय बहादुर को खत्म करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। समानता का मतलब ये नहीं कि सबके लिए आंख बंद करके एक ही नियम बना दिया जाए। संविधान खुद कहता है कि समाज के वो वर्ग जो पीछे रह गए हैं, जैसे महिलाएं, बच्चे या पिछड़े वर्ग, उनके लिए राज्य विशेष कानून बना सकता है ताकि असल में बराबरी आ सके। चलिए अब आते हैं एक और बहुत ही अहम अधिकार पर। ये वो अधिकार है जिस पर अक्सर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, बोलने और अपनी बात रखने की आजादी। ये अधिकार राज्य और नागरिक के रिश्ते की असली परीक्षा है। आर्टिकल 19(1) हमें सिर्फ बोलने का हक नहीं देता, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें प्रेस की आज़ादी शामिल है, जानकारी पाने का अधिकार यानी RTI भी इसी से निकला है, सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार और तो और चुप रहने का अधिकार भी इसी में शामिल है। इस अधिकार को समझने के लिए हमें आज़ादी के तुरंत बाद के केस को देखना होगा। 1950 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला था, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। इस केस ने भारत में बोलने की आज़ादी की नींव रखी। इस केस में जस्टिस पतंजलि शास्त्री ने जो कहा वो आज भी मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि एक लोकतंत्र बिना आज़ाद प्रेस के चल ही नहीं सकता, क्योंकि अगर खुली बहस नहीं होगी तो लोगों तक सही बात पहुंचेगी कैसे। और इस फैसले का सीधा असर ये हुआ कि ये बात पक्की हो गई कि प्रेस की आज़ादी कोई अलग से दिया हुआ तोहफा नहीं है, बल्कि ये बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही एक ज़रूरी और अटूट हिस्सा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई कुछ भी बोल सकता है? क्या इस आज़ादी की कोई सीमा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान इस अधिकार को असीमित नहीं मानता। इस पर कुछ तर्कसंगत सीमाएं भी हैं। आर्टिकल 19(2) में वो आधार बताए गए हैं जिन पर राज्य हमारी बोलने की आज़ादी पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी उचित रोक लगा सकता है, जैसे कि देश की सुरक्षा का सवाल हो, पब्लिक ऑर्डर का मामला हो या कोर्ट की अवमानना का। और यहीं पर असली टकराव पैदा होता है। एक तरफ लोकतंत्र का मतलब ही है सरकार की आलोचना करना, उस पर सवाल उठाना। दूसरी तरफ हमारे पास राजद्रोह जैसा कानून है, IPC की धारा 124A, जो सरकार के खिलाफ नफरत या असंतोष फैलाने को अपराध मानता है। इन दोनों के बीच की जो लाइन है वो बहुत बारीक है। इस मुश्किल को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंगल केस में एक बहुत साफ बात कही। कोर्ट ने कहा कि किसी की बात पर रोक सिर्फ तब लग सकती है जब उसके बोलने और किसी असल हिंसा या सार्वजनिक गड़बड़ी के बीच सीधा कनेक्शन हो। मतलब सिर्फ सरकार की कड़ी आलोचना करना या उससे असहमत होना अपराध नहीं है। और यही हमें आज के दौर में ले आता है। ये बहस आज भी उतनी ही अहम है, बल्कि डिजिटल दुनिया के आने से और भी ज्यादा जटिल हो गई है। आज सबसे बड़ी चुनौती है सोशल मीडिया। एक तरफ ये अपनी बात रखने का जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, तो दूसरी तरफ हेट स्पीच और फेक न्यूज़ भी यहीं से फैलती हैं। तो सवाल ये है कि इसे कैसे रेगुलेट किया जाए बिना फ्री स्पीच को नुकसान पहुंचाए। तो आखिर में सवाल यही बचता है, आज के इस डिजिटल दौर में अभिव्यक्ति की आज़ादी और समाज की सुरक्षा के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। कभी कभी ना एक भयानक हादसा एक ऐसे कानूनी सवाल को जन्म दे देता है जो पूरे देश के लिए एक मौलिक अधिकार को, मतलब एक फंडामेंटल राइट को और भी साफ कर देता है। आज हम एक ऐसे ही मामले की कहानी में उतर रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो एक जुर्म से शुरू हुई लेकिन भारत के संविधान के दिल तक पहुंच गई। चलिए जरा इसे समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, लेकिन ये कोई मामूली केस नहीं था।
इसका फोकस इस बात पर था ही नहीं कि अपराधी दोषी है या नहीं, बल्कि इस बात पर था कि क्या गिरफ्तारी के दौरान एक बहुत ही जरूरी, एक संवैधानिक प्रक्रिया का पालन हुआ था या नहीं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक दिल दहला देने वाली घटना से, जिसने इस पूरे कानूनी सवाल को खड़ा कर दिया। तो हुआ ये कि 7 जुलाई 2024 को एक बहुत तेज रफ्तार BMW ने एक स्कूटर को पीछे से टक्कर मार दी, और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटर पर सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई, और जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। ड्राइवर रुका नहीं, वो पीड़ित को घसीटते हुए वहां से भाग निकला। इसके 2 दिन बाद 9 जुलाई को पुलिस ने मेहर राजेश शाह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। अब पहली नजर में तो ये एक सीधी साधी गिरफ्तारी लगती है ना? सबूत थे, आरोपी पुलिस की हिरासत में था। लेकिन तभी कहानी में एक मोड़ आता है। एक ऐसी कानूनी चुनौती सामने आई जिसने पूरे केस का रुख ही बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि भाई, जब पुलिस ने सही आदमी को पकड़ लिया था, तो ऐसी क्या चीज हो सकती है जो एक सही गिरफ्तारी को ही अवैध बना दे? ये एक पहेली की तरह है, और इसका जवाब कानून की प्रक्रिया में छिपा हुआ है। और यहीं से कहानी एक क्राइम थ्रिलर से, आप कह सकते हैं, एक लीगल ड्रामा बन जाती है। बचाव पक्ष की दलील ये नहीं थी कि मेहर शाह ने ये जुर्म नहीं किया, नहीं, उनकी दलील ये थी कि जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया वो तरीका ही गैर संवैधानिक था। उनका दावा था कि पुलिस ने उन्हें लिखित में ये बताया ही नहीं कि उन्हें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 22(1) का सीधा सीधा उल्लंघन है। और इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ये सबसे अहम हिस्सा है। कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि गिरफ्तारी की वजह को लिखित में देना जरूरी है, और ये सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि हमारे संविधान का एक आदेश है। अब ये समझने के लिए कि ये दलील इतनी पावरफुल क्यों थी, हमें भारत के संविधान की नींव को समझना होगा, यानी हमारे मौलिक अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स। देखिए, फंडामेंटल राइट्स वो बुनियादी अधिकार हैं जो संविधान हर नागरिक को देता है। ये अधिकार एक तरह से सरकार की ताकत पर एक लिमिट लगाते हैं और ये पक्का करते हैं कि हर इंसान इज्जत और आज़ादी के साथ जी सके। तो भारत के मौलिक अधिकारों को मोटे तौर पर इन 6 कैटेगरीज में बांटा गया है। ये अधिकार बराबरी और आज़ादी से लेकर शोषण के खिलाफ सुरक्षा तक हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू को कवर करते हैं। और सबसे जरूरी है छठा अधिकार, जो हमें इन सभी अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे कोर्ट जाने की ताकत देता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये अधिकार सिर्फ कागज पर लिखी अच्छी अच्छी बातें नहीं हैं, ये न्यायोचित हैं, मतलब जस्टिशिएबल हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर सरकार इन अधिकारों में से किसी का भी उल्लंघन करती है तो कोई भी नागरिक सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और इंसाफ मांग सकता है। चलिए अब वापस मेहर शाह के मामले पर आते हैं और उस खास अधिकार पर फोकस करते हैं जो इस पूरे केस के सेंटर में था। आर्टिकल 22(1) बहुत ही साफ है। ये कहता है कि जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जितनी जल्दी हो सके ये बताना ही होगा कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है। इसी को कहते हैं जानने का अधिकार। अब सवाल ये है कि ये अधिकार इतना जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, अगर किसी को बिना वजह बताए जेल में डाल दिया जाए तो वो अपना बचाव कैसे करेगा? ये अधिकार मनमानी गिरफ्तारियों पर रोक लगाता है और ये पक्का करता है कि हर किसी को अपना बचाव करने का एक निष्पक्ष मौका मिले। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी को खेल के नियम बताए बिना ही खेलने को कह दिया जाए। तो जब ये मामला भारत की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो उन्होंने इस मौलिक अधिकार के बारे में क्या कहा? फैसला बिल्कुल साफ और दो टूक था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर गिरफ्तारी की वजह लिखित में नहीं दी जाती तो ये सिर्फ प्रक्रिया में एक छोटी मोटी गलती नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी गिरफ्तारी और उसके बाद की हिरासत ही अवैध हो जाती है। ये एक बहुत बहुत बड़ा बयान था। तो इन अधिकारों को लागू कैसे कराया जाता है? संविधान हमें 2 बहुत मजबूत रास्ते देता है। आर्टिकल 32 के तहत कोई भी नागरिक फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट को वो मामला सुनना ही पड़ता है। वहीं आर्टिकल 26 के तहत हाई कोर्ट्स के पास भी ऐसी ही बड़ी शक्तियां हैं, लेकिन वो अपने विवेक से फैसला ले सकते हैं। अब यह फैसला सिर्फ मेहर शाह के लिए नहीं था, इसने पूरे देश के लिए एक नज़ीर पेश की। आइए देखते हैं कि इसका असर कैसे पूरे देश में फैला। ये जो नंबर है 1.4 अरब, ये भारत की आबादी है और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला किसी एक इंसान के लिए नहीं था,
ये इन 1.4 अरब नागरिकों में से हर एक के अधिकार को और मजबूत करने वाला था। तो ये फैसला देश भर में लागू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत हुई ऐसे ऑफिशियल कम्युनिकेशंस से, जैसे ये चिट्ठी जो तेलंगाना हाईकोर्ट को भेजी गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही उसे देश के सभी हाईकोर्ट्स तक पहुंचाया गया ताकि ये पक्का हो सके कि हर कोई इन नए दिशा निर्देशों को माने। और ये स्लाइड पूरी कहानी को एक साथ जोड़ती है। देखिए, बाईं तरफ है सुप्रीम कोर्ट का वो लेटर जो सभी हाईकोर्ट्स को गया, और दाईं ओर एक लोकल जिला अदालत का मेमो है जो अपने अफसरों को वही निर्देश दे रहा है। ये दिखाता है कि कैसे जानकारी ऊपर से नीचे तक पूरे जुडिशियल सिस्टम में पहुंचती है और ये पक्का करती है कि टॉप कोर्ट का एक फैसला देश के कोने कोने तक पहुंचे। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस केस ने हमें सिखाया कि न्याय का मतलब सिर्फ सही व्यक्ति को सज़ा देना नहीं है, बल्कि ये भी पक्का करना है कि सब कुछ सही तरीके से किया जाए। मतलब प्रक्रिया भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि नतीजा। तो क्या न्याय की राह में कैसे उतना ही ज़रूरी है जितना कि क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर किसी पर कोई झूठा आरोप लग जाए तो क्या होगा, या किसी की आज़ादी छीनने की कोशिश हो तो कौन बचाएगा? देखिए, हमारे संविधान के ये अनुच्छेद सिर्फ कानून की किताबें भरने के लिए नहीं है। असल में ये हर नागरिक के लिए एक पर्सनल शील्ड, एक ढाल की तरह है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि ये अधिकार हमारी जिंदगी को हर रोज कैसे सुरक्षित रखते हैं। चलिए शुरुआत ही करते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के इन पावरफुल शब्दों से। जब वो अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहते हैं तो वो हमें इसकी अहमियत बता रहे हैं कि ये अधिकार कितने बुनियादी और कितने जरूरी हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की धड़कन है। आज की इस चर्चा में हम 5 बड़े हिस्सों पर गौर करेंगे। पहला, अगर किसी पर कोई आरोप लगता है तो उसके पास क्या सुरक्षा है। दूसरा, एक गरिमापूर्ण डिग्निफाइड जीवन का असल मतलब क्या होता है। तीसरा, किसी के विश्वास और संस्कृति की रक्षा संविधान कैसे करता है। चौथा, अगर इन अधिकारों का हनन हो तो न्याय कैसे मिलता है। और आखिर में, क्या इन अधिकारों की भी कोई सीमा होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस स्थिति की जिसका सामना किसी को भी करना पड़ सकता है, जब किसी पर कोई आरोप लगता है। ऐसी सिचुएशन में संविधान किसी को अकेला नहीं छोड़ता। देखते हैं अनुच्छेद 20 और 22 कैसे बचाते हैं। अनुच्छेद 20(3) बहुत शक्तिशाली ढाल देता है। जरा सोचिए, पहला, आज बनाए गए किसी नए कानून के लिए कल किए गए किसी काम की सजा नहीं मिल सकती। दूसरा, एक ही गलती के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, किसी को भी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। चुप रहने का अधिकार पूरी तरह सुरक्षित है। और हाँ, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। 2010 में एक बहुत ही लैंडमार्क केस हुआ, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि किसी भी इंसान पर उसकी मर्जी के बिना नार्को एनालिसिस या लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये तो सीधे सीधे किसी को खुद के खिलाफ सबूत देने के लिए मजबूर करने जैसा है। अब अगर गिरफ्तारी की नौबत आती है तो अनुच्छेद 22 एक मजबूत सुरक्षा कवच बनकर खड़ा हो जाता है। पुलिस को गिरफ्तारी का कारण बताना ही होगा, अपनी पसंद का वकील करने का पूरा हक है, और सबसे जरूरी बात, आने जाने का समय छोड़कर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। ये नियम मनमानी गिरफ्तारियों पर एक बहुत बड़ा और सीधा चेक है। चलिए अब बात करते हैं उस अधिकार की जिसे अक्सर सभी मौलिक अधिकारों का दिल कहा जाता है। ये है अनुच्छेद 21 यानी जीवन का अधिकार। लेकिन इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना या सांस लेना नहीं है। इसका असली मतलब है एक सम्मानजनक, एक गरिमापूर्ण जीवन जीना। अनुच्छेद 21 की भाषा बहुत सीधी और साफ है। किसी भी व्यक्ति को उसकी जिंदगी या पर्सनल लिबर्टी से सिर्फ कानून के तहत ही वंचित किया जा सकता है, किसी की मनमर्जी से नहीं। और यहाँ एक बात पे गौर कीजिए, ये सुरक्षा सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि भारत की जमीन पर मौजूद हर एक इंसान के लिए है। और पता है, समय के साथ इस अधिकार का मतलब बहुत बड़ा हो गया है। 1978 के मेनका गांधी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जीना है। और इसी एक सोच के तहत राइट टू प्राइवेसी, साफ पर्यावरण का अधिकार और यहाँ तक कि 2002 में शिक्षा का अधिकार भी इसी का हिस्सा बन गया।
एक गरिमापूर्ण जीवन का मतलब शोषण से आज़ाद जीवन भी है। इसीलिए अनुच्छेद 23 सीधे तौर पर इंसानों की खरीद फरोख्त और बंधुआ मजदूरी जैसी चीज़ों पर रोक लगाता है। वहीं अनुच्छेद 24 हमारे बच्चों को बचाता है। ये पक्का करता है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को फैक्ट्री या खदान जैसे खतरनाक कामों में ना लगाया जाए। ये दोनों अनुच्छेद मानवीय गरिमा की नींव को मजबूत करते हैं। अब हम अपने तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये हिस्सा धर्म, संस्कृति और अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़ा है, वो चीज़ें जो भारत की खूबसूरत विविधता की पहचान हैं। हमारा संविधान हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देता है। लेकिन, और ये बहुत ज़रूरी है, वो एक संतुलन भी बनाता है। मतलब धार्मिक समूहों को अपने मामले खुद संभालने का हक तो है, पर साथ ही सरकार टैक्स के पैसे से किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती और सरकारी स्कूलों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये सेक्युलरिज्म का एक बेहतरीन उदाहरण है। भारत की असली खूबसूरती इसकी विविधता में है ना? और इसी की रक्षा के लिए संविधान अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बचाने का खास अधिकार देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अनुच्छेद 30 उन्हें अपनी पसंद के स्कूल कॉलेज खोलने और चलाने का भी हक देता है, ताकि वो अपनी सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकें। तो अब हम आते हैं उस अधिकार पर जिसके बिना, सच कहूं तो, बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे रह जाते। ये वो चाबी है जो सभी अधिकारों का ताला खोलती है, अनुच्छेद 32। और इसीलिए तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। तो ये काम कैसे करता है? अगर किसी के भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और कोर्ट के पास इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए 5 तरह के स्पेशल टूल्स हैं, जिन्हें रिट कहते हैं। ये गैर कानूनी हिरासत से किसी को छुड़वाने से लेकर किसी सरकारी अफसर को उसका काम करने का आदेश देने तक कुछ भी हो सकते हैं। ये सचमुच हर नागरिक के हाथ में एक बहुत शक्तिशाली औजार है। आखिर में एक बहुत जरूरी बात ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब असीमित नहीं है। एक जिम्मेदार समाज में संतुलन बनाने के लिए इनकी कुछ सीमाएं भी होती हैं, और संविधान खुद बताता है कि ये सीमाएं कब और कैसे लागू हो सकती हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है संपत्ति का अधिकार। देखिए, 1978 तक ये एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संशोधन के बाद इसे एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। इसका मतलब ये है कि ये आज भी एक जरूरी अधिकार है, लेकिन ये बाकी मौलिक अधिकारों की तरह एब्सोल्यूट नहीं है। ये बदलाव दिखाता है कि हमारा संविधान वक्त और समाज की जरूरतों के साथ कैसे खुद को बदलता है। इसके अलावा संविधान कुछ बहुत स्पेसिफिक सिचुएशंस में अधिकारों पर रोक लगाने की बात भी करता है, जैसे देश की सुरक्षा और अनुशासन के लिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अधिकार सीमित किए जा सकते हैं, या जब कहीं मार्शल लॉ लगा हो तब भी अधिकार सीमित हो सकते हैं। और ये भी साफ है कि इन अधिकारों पर कानून बनाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। तो हमने देखा कि संविधान हमें एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच देता है, लेकिन ये पूरी चर्चा एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल छोड़ जाती है। अधिकार तो संविधान में लिख दिए गए हैं, पर क्या हम उन्हें तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक हम उनके बारे में जानते ही ना हो? इन अधिकारों को जानना ही असल में उन्हें पाने का पहला कदम है। इसमें जरूर सोचिएगा। भारत के इतिहास में एक ऐसा संवैधानिक महासंग्राम हुआ जिसने ये तय किया कि देश को आखिर चलाएगा कौन, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि या फिर खुद संविधान का मूल ढांचा। ये कहानी है सरकार की बेहिसाब शक्ति पर लगाम लगाने की। सोचिए, अगर कोई सरकार खुद को ही असीमित, मतलब अनलिमिटेड पावर देने के लिए नियम बदलने लगे तो उसे कौन रोकेगा? क्या कोई रोक सकता भी है? यही वो एक सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। बात शुरू होती है भारतीय संविधान के 2 बहुत ही जरूरी हिस्सों से, जो कभी-कभी एक दूसरे से टकरा भी जाते हैं। देखिए, इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वही इस पूरी कहानी की जड़ है। एक तरफ है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, ये समझिए हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है, और दूसरी तरफ हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये सरकार के लिए कंपस की तरह हैं जो उसे बताते हैं कि देश को किस दिशा में लेकर जाना है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा कानूनी पेच। अगर किसी के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स छीने जाते हैं तो वो इंसान सीधा कोर्ट जा सकता है,
लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जाया जा सकता। ये बस सरकार के लिए गाइडलाइंस हैं। और यही छोटा सा फर्क आगे चलकर एक बहुत बड़े टकराव की वजह बना। और हाँ, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सिर्फ कोरे सुझाव नहीं है, ये देश के भविष्य का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। इन्हें देखिए, 3 हिस्सों में बांटा गया है, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। मतलब सामाजिक न्याय से लेकर ग्राम पंचायत और यूनिफॉर्म सिविल कोड तक की सोच इसमें शामिल है। ये देश के शासन के लिए एक बहुत बड़ा विजन है। चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं, जहां इन दोनों सिद्धांतों के बीच का तनाव बढ़ना शुरू होता है। और ये टकराव कोई थ्योरेटिकल नहीं था, ये बहुत जल्द हकीकत बन गया। 1951 का एक केस था, चंपकम दोरायराजन केस। सवाल सीधा सा था, क्या समाज के बड़े भले के लिए, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए, किसी एक इंसान के फंडामेंटल राइट्स को अनदेखा किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब संसद ने दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। सरकार ने संविधान में बदलाव करके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ज्यादा ताकतवर बनाना शुरू कर दिया। और बस यहीं से पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच टकराव का एक लंबा दौर शुरू हो गया। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया जिसने इस खेल के नियम ही पूरी तरह से बदल दिए। ये था बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्रिन, यानी मूल संरचना का सिद्धांत। 1973 का वो मशहूर केशवानंद भारती केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। कोर्ट ने कहा, सुनिए, पार्लियामेंट संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन वो उसकी आत्मा को, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती, उसे नष्ट नहीं कर सकती। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक घर है, आप उसमें नया पेंट करा सकते हैं, खिड़कियां दरवाजे बदल सकते हैं, रीडेकोरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसकी नींव, उसका फाउंडेशन ही तोड़ने लगें तो घर ही गिर जाएगा, है ना? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भाई संविधान के साथ भी बिल्कुल यही बात लागू होती है। और इसके बाद आया इस पूरे संघर्ष का क्लाइमैक्स, जब संसद ने सुप्रीम पावर हासिल करने के लिए अपना अब तक का सबसे बड़ा और सबसे साहसी कदम उठाया। ये था 42nd अमेंडमेंट। इसके जरिए संसद ने, कह सकते हैं कि, 2 बड़े दाव खेले। पहला, ये कहा कि सारे के सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फंडामेंटल राइट्स से भी ऊपर होंगे। और दूसरा, इससे भी बड़ा, कि संसद संविधान में कोई भी कैसा भी बदलाव करे, उसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। मतलब संसद जो चाहे कर सकती है। ये तो सीधे सीधे संसद को संविधान से भी ऊपर बनाने की कोशिश थी। ये पावर बैलेंस को पूरी तरह से पलटने की एक कोशिश थी, एक ऐसी कोशिश जहां संसद, जुडिशरी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों से ऊपर हो जाती। तो अब हम पहुंचते हैं उस आखिरी और निर्णायक लड़ाई पर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने संसद के इस अनलिमिटेड पावर के दावे का सामना किया। और इस लड़ाई का मैदान बनी मिनर्वा मिल्स नाम की एक कपड़ा मिल। हुआ ये कि सरकार ने इस मिल को अपने कब्जे में ले लिया, उसका नेशनलाइजेशन कर दिया। मिल के मालिकों ने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दे दी, और देखते देखते एक मामूली सा कारोबारी झगड़ा देश के सबसे बड़े संवैधानिक संकट में तब्दील हो गया। अब दांव पर था 42nd अमेंडमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल अब बिल्कुल साफ था, क्या संसद एक अमेंडमेंट के जरिए खुद को अनलिमिटेड पावर दे सकती है? और क्या वो अदालतों से जुडिशियल रिव्यू यानी कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार छीन सकती है? सुप्रीम कोर्ट का जवाब एकदम दो टूक और बहुत पावरफुल था। कोर्ट ने कहा, संसद को जो शक्ति मिली है वो संविधान से मिली है, और वो एक लिमिटेड पावर है। आप अपनी लिमिटेड पावर का इस्तेमाल करके खुद को इन्फिनिट पावर नहीं दे सकते। और कोर्ट ने एक और बड़ी बात कही, ये कि संविधान को बदलने की शक्ति का मतलब उसे नष्ट करने की शक्ति नहीं है। पार्लियामेंट संविधान को ऑल्टर कर सकती है, पर डिस्ट्रॉय नहीं। तो फिर फैसला क्या हुआ? नतीजा ये निकला कि कोर्ट ने 42nd अमेंडमेंट के उन दोनों हिस्सों को रद्द कर दिया जो जुडिशियल रिव्यू को खत्म करते थे और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट्स पर एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी देते थे। एक बार फिर संविधान का जो बैलेंस था वो बहाल हो गया। तो आखिर में ये समझते हैं कि इस फैसले का भारत के लोकतंत्र पर इतना गहरा और स्थायी असर क्यों पड़ा। इस फैसले ने एक बहुत ही खूबसूरत सिद्धांत दिया, जिसे कहते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। मतलब फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि साथी हैं। ये एक ही गाड़ी के 2 पहियों की तरह हैं, और देश की गाड़ी तभी आगे बढ़ेगी जब दोनों साथ में चलें। हमारा संविधान इन दोनों के बीच के एक बहुत ही नाजुक बैलेंस की बुनियाद पर टिका हुआ है। और इस बैलेंस का रक्षक, इसका गार्डियन कौन है? हमारी जुडिशरी,
जो ये पक्का करती है कि लोकतंत्र की ये गाड़ी कभी पटरी से ना उतरे। तो 1980 में मिनर्वा मिल्स केस ने संविधान के इस संतुलन को बचा तो लिया, पर सवाल ये है कि आज इतने साल बाद इस बैलेंस के सामने क्या नई चुनौतियां हैं? सोचने वाली बात है ना? सोचिए, क्या कोई संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब हो सकता है, या फिर वो एक देश की आत्मा का आईना भी हो सकता है? आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के इसी नैतिक दिल के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। संविधान की अंतरात्मा, कितना पावरफुल शब्द है ये। एक बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ ग्रैनविल ऑस्टिन ने इन सिद्धांतों को यही कहा था। और इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि हम यहाँ सिर्फ कानून की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भारत के मूल आदर्शों और सपनों की। तो आखिर ये सिद्धांत हैं क्या? इन्हें सरकार के लिए एक तरह का नैतिक जीपीएस समझिए। इनका काम है देश को एक ऐसे रास्ते पर ले जाना जहां समाज न्यायपूर्ण हो, निष्पक्ष हो और सब मिलकर आगे बढ़ें। ये वो मंजिल है जहां हमारे संविधान बनाने वाले भारत को पहुंचते देखना चाहते थे। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हमारे संविधान निर्माताओं की एक टू डू लिस्ट है, एक ऐसी लिस्ट जो उन्होंने आने वाली सरकारों के लिए छोड़ी। इसमें वो सारे बड़े बड़े लक्ष्य लिखे हैं जिन्हें हासिल करने की कोशिश हर सरकार को करनी चाहिए, ताकि एक बेहतर, एक मजबूत भारत बन सके। लेकिन ये सिर्फ कोई रैंडम लिस्ट नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है। इन सिद्धांतों को असल में 3 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है, और हर कैटेगरी हमारे संस्थापकों के एक अलग विजन को दिखाती है कि भारत कैसा होना चाहिए। तो ये 3 विचार हैं: सोशलिस्ट, गांधीवादी और लिबरल इंटेलेक्चुअल। हर एक अपने आप में एक अलग नजरिया है कि एक आदर्श भारत कैसा हो। ये असल में उस समय के जो महान विचार थे उनका एक खूबसूरत संगम है। चलिए इनको थोड़ा और समझते हैं। देखिए, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स का जोर है आर्थिक गैप को कम करने पर, मतलब सबको समान काम के लिए समान वेतन मिले, एक फेयर सोसाइटी बने। फिर हैं गांधीवादी प्रिंसिपल्स जो पावर को जमीनी स्तर तक, मतलब गांव-गांव तक पहुंचाने की बात करते हैं, जैसे हमारी ग्राम पंचायतें। और आखिर में लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स जो मॉडर्न आइडियल्स की बात करते हैं, जैसे सभी के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का लक्ष्य। लेकिन यही कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इतने बड़े बड़े आदर्शों के बावजूद एक पैराडॉक्स है। वो ये कि सरकार को कोर्ट ले जाकर इन सिद्धांतों को मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और ये पहेली खुद संविधान ने ही आर्टिकल 37 में बताई है। एक तरफ तो ये कहता है कि ये प्रिंसिपल्स शासन के लिए फंडामेंटल हैं, बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन फिर अगली ही लाइन में कहता है कि इन्हें किसी भी अदालत में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। है ना थोड़ा अजीब, एक कानूनी पहेली जैसी। तो सवाल यही उठता है कि अगर ये इतने फंडामेंटल हैं, इतने ज़रूरी हैं, तो फिर कोई इन्हें कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं कर सकता? मतलब इनके पीछे कानूनी ताकत क्यों नहीं है? हमारे संविधान बनाने वालों ने ऐसा क्यों किया? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इसका जवाब छिपा है एक बहुत बड़ी बहस में, व्यक्तिगत अधिकारों और पूरे समाज के लक्ष्यों के बीच की बहस। ये असल में संविधान के 2 सबसे ताकतवर हिस्सों के बीच की एक वैचारिक खींचतान है। एक तरफ है फंडामेंटल राइट्स और दूसरी तरफ है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? देखिए, फंडामेंटल राइट्स को एक ढाल की तरह समझिए। ये नागरिकों को सरकार की ताकत से बचाते हैं। ये ज्यादातर नेगेटिव हैं, मतलब ये सरकार से कहते हैं ये मत करो। वही दूसरी तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक टारगेट की तरह है। वो सरकार को कहते हैं ये करो ताकि समाज का भला हो सके। कई दशकों तक हमारी अदालतें इसी टकराव से जूझती रहीं। शुरू में तो कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स हमेशा ऊपर रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये समझ आया कि मामला इतना सीधा भी नहीं है। और फिर मिनर्वा मिल्स केस में एक शानदार सॉल्यूशन निकला। कोर्ट ने कहा कि ये दोनों एक साथ काम करने के लिए बने हैं। असल में इंडिविजुअल लिबर्टी और सोशल वेलफेयर के बीच का बैलेंस ही हमारे संविधान की नींव है। तो मतलब साफ है, ये बनाम वो का केस नहीं है। मकसद एक ऐसा समाज बनाना है जहां किसी की व्यक्तिगत आज़ादी भी ना छिने और पूरे समाज का भला भी हो, दोनों साथ साथ चलें। तो वापस उसी सवाल पर आते हैं, अगर इन्हें कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते तो इनका फायदा क्या है?
इनकी असली ताकत है इनके पीछे के आइडियाज में। चलिए देखते हैं कि कैसे इन सुझावों ने असल में आज के भारत को शेप दिया है। एक एग्जाम्पल लेते हैं आर्टिकल 40 का। दशकों तक ये बस एक लक्ष्य था कि गांवों में पंचायतें होनी चाहिए। फिर 1992 में 73rd अमेंडमेंट आया और इस एक प्रिंसिपल को एक जबरदस्त हकीकत में बदल दिया। पूरे देश में पंचायती राज सिस्टम की नींव रखी गई। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक आइडिया, एक प्रिंसिपल एक बहुत बड़े बदलाव की वजह बन सकता है। और ये कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। कभी सोचा है कि मिनिमम वेजेस एक्ट कहाँ से आया, या फिर वो कानून जो हमारे जंगलों और पर्यावरण को बचाते हैं? इन सब की जड़ें इन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हैं। असल में भारत के कई बड़े और जरूरी कानूनों की इंस्पिरेशन यहीं से आई है। महिलाओं के लिए समान वेतन से लेकर बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा तक और पर्यावरण की सुरक्षा, इन सभी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज के बीज संविधान के पार्ट 4 में ही बोए गए थे। तो चलिए उस पैराडॉक्स पर वापस आते हैं। इनकी असली ताकत कोर्ट रूम में नहीं, बल्कि हम सब देश के नागरिकों के हाथ में है। ये प्रिंसिपल्स हमें एक पैमाना देते हैं, एक यार्डस्टिक, जिससे हम सरकार के काम को माप सके। ये हमें ये सवाल पूछने का हक देते हैं कि क्या हमारी सरकार संविधान के इन वादों को पूरा कर रही है। ये हमारे लिए अपने नेताओं को अकाउंटेबल ठहराने का एक जरिया है। तो आखिर में सवाल वही है, क्या ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सिर्फ एक विश लिस्ट है या ये भारतीय राज्य की आत्मा है? सबूत तो साफ है। ये सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं है, बल्कि एक बेहतर देश का वादा है। एक ऐसा वादा जिसे पूरा करने की चुनौती संविधान हम सबको देता है। तो भारत के राष्ट्रपति, जब भी ये पद हमारे जहन में आता है, एक सवाल जरूर उठता है, क्या ये सिर्फ एक सेरेमोनियल हेड है, एक रबर स्टैंप, या फिर इनके पास असल में ऐसी शक्तियां हैं जो देश का पूरा नक्शा ही बदल सकती हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और इस चर्चा की शुरुआत करने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की इस एक वाक्य से बेहतर और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उस पर शासन नहीं करते। ये एक लाइन असल में राष्ट्रपति पद की पूरी फिलॉसफी को समेट लेती है। एक ऐसा पद जो देश का प्रतीक तो है, पर रोजमर्रा के शासन से अलग है। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। क्या होगा जब देश की संवैधानिक व्यवस्था पर कोई आंच आए? तब यही प्रतीकात्मक प्रमुख संविधान का आखिरी रक्षक बन जाता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और समझते हैं कि कैसे ये प्रतीकात्मक शक्ति एक असली अधिकार में बदल जाती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि राष्ट्रपति को चुनता कौन है। देखिए, आम जनता सीधे वोट नहीं करती, नहीं, इन्हें एक खास निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है। इसमें कौन होते हैं? संसद और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। और ऐसा करने के पीछे एक बहुत बड़ी सोच थी कि राष्ट्रपति दलीय राजनीति से ऊपर उठकर पूरे देश का प्रतिनिधित्व करें। चलिए अब राष्ट्रपति की शक्तियों की इस दोहरी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं कानून बनाने की प्रक्रिया में उनकी भूमिका से। सोचिए, संसद ने खूब बहस करके एक बिल पास कर दिया, लेकिन वो बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपनी मुहर ना लगा दें। और यहीं पर हमें उनकी असली ताकत की पहली झलक मिलती है। सवाल यह है कि अगर राष्ट्रपति उस बिल से सहमत ना हो तो वो क्या कर सकते हैं? तो उनके पास 3 तरह की वीटो शक्तियां होती हैं। पहला है आत्यंतिक वीटो, जिससे वो बिल को सीधे सीधे खारिज कर सकते हैं। दूसरा है निलंबनकारी वीटो, जिसमें वो बिल को वापस संसद के पास सोचने विचारने के लिए भेज देते हैं। और तीसरा, जो सबसे दिलचस्प है, वो है पॉकेट वीटो। इसमें वो बिल पर ना हाँ कहते हैं ना, बस उसे अपनी जेब में रख लेते हैं और बिल वहीं खत्म हो जाता है। और हाँ, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, इन शक्तियों का असल में इस्तेमाल हुआ है। 1954 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने आत्यंतिक वीटो का इस्तेमाल किया। 1986 में ज्ञानी ज़ैल सिंह ने विवादास्पद पोस्ट ऑफिस बिल पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके इतिहास रच दिया। और 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल करके एक बिल को दोबारा विचार के लिए वापस भेजा था। अच्छा, अब बात करते हैं राष्ट्रपति की उन शक्तियों की जो बहुत ही गंभीर है और जिनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय संकट के समय ही किया जा सकता है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 352
राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी लगाने की शक्ति देता है। ये वो स्थिति है जब देश पर कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा हो और तब देश को बचाने के लिए केंद्र सरकार को कुछ असाधारण अधिकार मिल जाते हैं। अब ये नेशनल इमरजेंसी दो वजहों से लग सकती है। एक, जब कोई युद्ध हो या बाहरी देश हम पर हमला कर दे, जिसे बाहरी आपातकाल कहते हैं। और दूसरी वजह है देश के अंदर ही शस्त्र विद्रोह हो जाना, जिसे आंतरिक आपातकाल कहते हैं। इमरजेंसी का सबसे बड़ा और सबसे कठोर प्रभाव ये होता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। सिर्फ जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यानी आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। ये अपने आप में बताता है कि ये कितनी गंभीर स्थिति होती है। भारत के इतिहास में अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई जा चुकी है, 1962 में, 1971 में और फिर 1975 में। तो ये एक ऐसी शक्ति है जो दुर्लभ तो है, लेकिन असल में इसका इस्तेमाल हो चुका है। लेकिन इसकी तुलना में एक और आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल, जो आर्टिकल 360 के तहत आता है। शुक्र है आज तक देश में इसे लगाने की नौबत कभी नहीं आई। ये दिखाता है कि ये शक्तियां सिर्फ सबसे खराब हालात के लिए रखी गई हैं। तो हमने राष्ट्रपति की शक्तियों के शिखर की बात की। अब जरा उस प्रक्रिया पर आते हैं जो ये सुनिश्चित करती है कि ये शक्ति कभी असीमित ना हो जाए। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं। और ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसे जानबूझकर इतना मुश्किल बनाया गया है। सोचिए, संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए होता है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत जटिल है और इसका एक ही मकसद है कि राष्ट्रपति को किसी राजनीतिक वजह से आसानी से हटाया ना जा सके। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ गए हैं, राष्ट्रपति आखिर है क्या? सिर्फ एक प्रतीक या एक संरक्षक या फिर दोनों ही? पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने एक बार बहुत खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति एक इमरजेंसी लैंप की तरह है। जब तक घर में बिजली है वो कोले में पड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही मेन स्विच ऑफ होता है वही इमरजेंसी लैंप पूरे घर को रोशन करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि राष्ट्रपति की असली ताकत रोजमर्रा के काम में नहीं दिखती। उनकी असली ताकत तब सामने आती है जब हमारा लोकतंत्र, हमारी संवैधानिक व्यवस्था किसी तनाव या संकट से गुजर रही हो। तब वो सिर्फ नाम के प्रमुख नहीं, बल्कि संविधान के असली संरक्षक बन जाते हैं। और अंत में मैं बस एक सवाल छोड़ना चाहूंगा, एक प्रतीक एक शासक से ज्यादा शक्तिशाली कब बन जाता है? शायद इस सवाल का जवाब ही हमें भारत के राष्ट्रपति की असली भूमिका को समझाता है। भारत के उप राष्ट्रपति, देखिए, ये हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा पद तो है, लेकिन शायद सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड भी है। मतलब राष्ट्रपति के ठीक बाद आते हैं, पर इस पद की असल शक्तियां हैं क्या? चलिए आज इस महत्वपूर्ण भूमिका के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। तो सबसे पहली बात ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। ये सिर्फ कोई सेरेमोनियल टाइटल नहीं है, बल्कि हमारे संविधान के पूरे ढांचे में एक बहुत ही अहम जगह रखता है, बस राष्ट्रपति के पद के बाद। तो फिर यहाँ पर वो बड़ा सवाल आता है, आखिर वो असल में करते क्या हैं? क्या ये पद सिर्फ इसलिए है कि जब राष्ट्रपति ना हो तब काम आए, या फिर इसमें कुछ और भी है? चलिए इस धारणा और असलियत के बीच का फर्क देखते हैं। उपराष्ट्रपति की भूमिका को अगर ठीक से समझना है तो हमें सबसे पहले उनके रोजमर्रा के काम को देखना होगा, जो असल में संसद के गलियारों में होता है। तो ये रही सबसे जरूरी बात, भारत के उपराष्ट्रपति असल में राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन या एक्स ऑफिशियो, इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ऑटोमैटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा, और यही उनकी मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। चेयरमैन के तौर पर उनके काम काफी हद तक लोकसभा के स्पीकर जैसे ही होते हैं। वो राज्यसभा के सेशंस की अध्यक्षता करते हैं, ये पक्का करते हैं कि सारी बहस नियम कानून के दायरे में हो और सदन में अनुशासन बनाए रखते हैं। एक तरह से कहें तो वो अपर हाउस के रेफरी या अंपायर की तरह काम करते हैं।
और उनकी निष्पक्षता देखिए इस बात से भी जाहिर होती है कि वो खुद राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, इसीलिए वो किसी बहस में हिस्सा नहीं लेते और आमतौर पर वोट भी नहीं करते। उन्हें वोट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ तब मिलता है जब किसी मुद्दे पर वोट बराबर हो जाए, एक टाई हो जाए। ये कास्टिंग वोट उस डेडलॉक को तोड़ने के लिए होता है जो उनकी इम्पार्शियल भूमिका को और भी मजबूत करता है। अच्छा, अब आते हैं उनकी दूसरी बड़ी भूमिका पर, वो भूमिका जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते हैं, यानी राष्ट्रपति के स्टैंड इन के तौर पर काम करना। लेकिन ऐसा होता कब है? क्या वो किसी भी समय राष्ट्रपति की जगह ले सकते हैं? नहीं, संविधान इस बारे में बिल्कुल साफ है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर होती है। उपराष्ट्रपति सिर्फ तभी राष्ट्रपति बनते हैं जब पद अचानक खाली हो जाए, जैसे कि मृत्यु, इस्तीफा या फिर उन्हें पद से हटा दिया गया हो। अगर राष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल नॉर्मली खत्म होता है तो उपराष्ट्रपति उनकी जगह नहीं लेते। जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं वही नए राष्ट्रपति के आने तक काम करते रहते हैं। और हाँ, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करते भी हैं तो ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है। संविधान कहता है कि ऐसी स्थिति में 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। ये चीज़ ये पक्का करती है कि देश का नेतृत्व बना रहे, लेकिन सिर्फ एक सीमित समय के लिए। तो अब जब हम उनकी भूमिकाएं समझ चुके हैं तो चलिए जरा एक कदम पीछे हटकर देखते हैं, ये पद आया कहाँ से और क्या ये अपने ओरिजिनल आइडिया जैसा ही है। कई राजनीतिक विशेषज्ञ ये बताते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद असल में अमेरिकन मॉडल से प्रेरित है। ऊपर से देखें तो बात सही लगती है, दोनों ही देशों में राष्ट्रपति के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा पद है। पर क्या ये तुलना वाकई सही है? क्या भारत के उपराष्ट्रपति की शक्तियां और उनके काम उनके अमेरिकी समकक्ष जैसे ही हैं? चलिए देखते हैं कि तथ्य क्या कहते हैं। ये टेबल देखिए, सारे बड़े अंतर बिल्कुल साफ हो जाते हैं। सबसे बड़ा फर्क है उत्तराधिकार में। अमेरिकी उपराष्ट्रपति तुरंत राष्ट्रपति बन जाते हैं हमेशा के लिए, जबकि भारतीय उपराष्ट्रपति सिर्फ टेम्परेरी पद संभालते हैं। इसके अलावा अमेरिकी उपराष्ट्रपति की भूमिका एग्जीक्यूटिव ब्रांच का हिस्सा है, यानी सरकार चलाने में सीधी भागीदारी। वहीं भारतीय उपराष्ट्रपति की भूमिका लेजिस्लेटिव है, और ये फर्क उन्हें हटाने की प्रक्रिया में भी साफ दिखता है। तो इन सारी बातों को एक साथ रखकर हम इस पद के बारे में आखिरी नतीजा क्या निकाल सकते हैं? इसकी असली पहचान क्या है? संक्षेप में कहें तो उपराष्ट्रपति के पद के 2 मुख्य चेहरे हैं। पहला, वो राज्यसभा में एक लेजिस्लेटिव रेफरी हैं जो निष्पक्षता और व्यवस्था बनाए रखते हैं, और दूसरा, वो एक संवैधानिक सेफ्टी नेट है जो ये पक्का करते हैं कि किसी भी राष्ट्रीय संकट के समय देश का नेतृत्व कभी खाली न रहे। तो आखिरी विश्लेषण यही है कि उपराष्ट्रपति का पद रोजमर्रा की एग्जीक्यूटिव पावर दिखाने के बारे में नहीं है। ये पद है गरिमा के बारे में, नियमों के पालन के बारे में, और सबसे जरूरी संवैधानिक स्थिरता को बनाए रखने के बारे में। ये हमारे लोकतंत्र को बिना रुके चलाते रहने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, ये एक शक्तिशाली टाइटल तो है, पर क्या इस पद की असली ताकत एक्शन लेने में है या फिर हर वक्त तैयार रहने में? शायद ये एक ऐसी भूमिका है जिसकी शक्ति इसकी मौजूदगी में है, ये पक्का करने में है कि व्यवस्था हमेशा हर हाल में बनी रहे। तो भारत में असली बॉस कौन है? जब सरकार चलाने की बात आती है तो असल में पावर किसके हाथ में होती है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? ये एक ऐसा सवाल है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि हमारे संविधान में शक्ति का तराजू असल में किस तरफ झुकता है। भारत सरकार की कहानी को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी यहाँ से, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक से। ये सिर्फ एक चिन्ह नहीं है, ये भारत की संप्रभुता का प्रतीक है, और इस प्रतीक को इसकी ताकत मिलती है हमारे संविधान से, जो सरकार का पूरा ढांचा तैयार करता है। तो सवाल एकदम साफ है, राष्ट्रपति बनाम प्रधानमंत्री। एक है राष्ट्र के प्रमुख, दूसरे हैं सरकार के प्रमुख। लेकिन जब बड़े फैसले लेने की बारी आती है तो अंतिम अधिकार किसके पास होता है? आइए इसी पावर बैलेंस को जरा और करीब से समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति से। संविधान का अनुच्छेद 53 कहता है कि वो राष्ट्र के प्रमुख हैं। देश की सारी कार्यकारी शक्ति उन्हीं में है, और तो और वो तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी हैं। सुनने में तो लगता है कि सारी पावर यही है ना? लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है।
और वो ट्विस्ट आता है संविधान के आर्टिकल 74 से। ये आर्टिकल राष्ट्रपति की शक्तियों पर कह सकते हैं कि एक परत चढ़ाता है, सलाह की परत। और यही आर्टिकल है जो पूरे पावर डायनामिक्स को बदल कर रख देता है। तो ये सलाह देता कौन है? ये सलाह आती है प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। आर्टिकल 74 साफ कहता है कि राष्ट्रपति की मदद और सलाह के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। ध्यान दीजिए, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक संवैधानिक आदेश है। मतलब साफ है, राष्ट्रपति अकेले कोई फैसला ले ही नहीं सकते। अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये एक टीम की तरह है जिसके 3 लेवल के प्लेयर्स हैं। सबसे ऊपर आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये बड़े और सबसे जरूरी मंत्रालय संभालते हैं, जैसे कि वित्त, रक्षा, गृह मंत्रालय। फिर उनकी मदद के लिए होते हैं राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो ये पूरी टीम मिलकर सरकार का सारा कामकाज देखती है। तो सबसे जरूरी बात यहां पर यह है कि राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। हाँ, वो एक बार काउंसिल से कह सकते हैं कि भाई अपनी सलाह पर फिर से सोच विचार कर लो, लेकिन अगर काउंसिल दोबारा वही सलाह देती है तो राष्ट्रपति को उसे मानना ही पड़ेगा। बस यही है राष्ट्रपति की आजाद शक्तियों पर पहली और सबसे बड़ी लगाम। अच्छा, तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो इतनी पावरफुल है, ये बनती कैसे है? इसका जवाब हमें मिलता है आर्टिकल 75 में। और यहीं पर प्रधानमंत्री पूरी पिक्चर के सेंटर में आ जाते हैं। प्रोसेस बहुत सीधा साधा है। देखिए, राष्ट्रपति सबसे पहले प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं। किसे? उस व्यक्ति को जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन हो। लेकिन इसके बाद का जो स्टेप है वो क्रूशियल है। बाकी सारे मंत्रियों को राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब अपनी पूरी टीम चुनने की असली पावर प्रधानमंत्री के ही हाथ में होती है। तो देखिए ये कितना दिलचस्प है। आर्टिकल 74 हमें बताता है क्या करना है, यानी राष्ट्रपति को सलाह देनी है, और आर्टिकल 75 बताता है कि ये कौन करेगा, यानी प्रधानमंत्री और उनकी टीम। ये दोनों आर्टिकल मिलकर ये पक्का करते हैं कि पावर का कंट्रोल आखिर में उन्हीं लोगों के हाथ में रहे जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है। लेकिन आर्टिकल 75 का काम सिर्फ सरकार बनाना ही नहीं है, ये कुछ बहुत जरूरी नियम भी तय करता है। ऐसे नियम जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कामकाज और उसकी जवाबदेही को कंट्रोल करते हैं। संविधान में एक लाइन लिखी है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अब इसे सुनकर तो यही लगता है कि राष्ट्रपति जब चाहें किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं, है ना? पर क्या इसका मतलब वाकई यही है? असल में नहीं। प्रैक्टिकली राष्ट्रपति का प्रसाद का मतलब प्रधानमंत्री का प्रसाद हो जाता है। यानी प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को हटाने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकते हैं और राष्ट्रपति को वो सलाह माननी ही होगी। इससे प्रधानमंत्री को अपनी कैबिनेट पर एक मजबूत कंट्रोल मिलता है। और यहीं पर एक और बहुत जरूरी सिद्धांत सामने आता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामूहिक उत्तरदायित्व। इसको ऐसे समझिए कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक ही नाव में सवार हैं। अगर नाव डूबी तो सब एक साथ डूबेंगे। मतलब ये कि अगर सरकार लोकसभा में विश्वास मत हार जाती है, भले ही मुद्दा किसी एक मंत्री से जुड़ा हो, तो भी पूरी की पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ये टीम वर्क और जवाबदेही को पक्का करता है। और हाँ, एक और बात, ये मंत्रियों की टीम कितनी भी बड़ी नहीं हो सकती। एक नियम है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज लोकसभा की टोटल सीटों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये नियम इसलिए बनाया गया ताकि सरकारें स्थिर रहने के लिए जंबो कैबिनेट ना बनाएं, जिससे सरकारी खजाने पर भी फालतू का बोझ ना पड़े। तो जब हम इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलती है भारत की पार्लियामेंट्री सिस्टम की पूरी तस्वीर। और ये ढांचा हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये सिस्टम ये पक्का करता है कि जो लोग सरकार चलाते हैं यानी एग्जीक्यूटिव, वो चुने हुए प्रतिनिधियों यानी लेजिस्लेचर में से ही आते हैं और उन्हीं के प्रति जवाबदेह भी होते हैं। ये तानाशाही से बचाता है। तो आखिर में हम अपने पहले सवाल पे वापस आते हैं। जवाब क्या है? जवाब बिल्कुल साफ है। असली कार्यकारी शक्ति मंत्री परिषद में है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति बेशक एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रमुख हैं, लेकिन रोजमर्रा के शासन की असली ताकत प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के ही हाथों में होती है। तो अब अगली बार जब संसद में कोई बहस हो तो इस बारे में जरूर सोचिएगा कि कैसे शक्तियों का ये संतुलन ये पक्का करता है कि सरकार सिर्फ चुनाव के दिन ही नहीं, बल्कि हर दिन हर पल जनता के प्रति जवाबदेह बनी रहे। यही हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।